बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा व बिज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम to this course Mechanics 2. So we are starting our Mechanics 2 course from the branch of physics which is about relativistic mechanics. देखिए, मैकेनिक्स को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो हर वक्त हमारे अराउंड मूव करती हैं, जैसे कि वी ह्यूमंस, ये ऑटोमोबाइल्स, इवन एरोप्लेन्स, ये सब इनके ऊपर कौन से लॉज वैलिड हैं, क्या मेजरमेंट्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, ये सब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम वेलोसिटी से मूव करती हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं उसे हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरी तरफ है हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल होती है। तो ये जो दो एक पार्टीशन है क्लासिकल एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, ये कहाँ से डेवलप हुई, क्या इसकी बेसिस थी, क्या कहानी थी, वो ये थी कि आइंस्टाइन जब एक 16 ईयर के यंग बॉय थे तो उनको एक थॉट थी उनके अंदर कि अगर कभी ऐसा हो कि मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना स्टार्ट हो जाऊं तो उस वक्त मुझे यूनिवर्स कैसी नज़र आएगी। देखें, हम इस यूनिवर्स में जो भी देखते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं, लाइट के थ्रू। तो अगर कभी ऐसा हो कि हम खुद ही स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना स्टार्ट हो जाएं तो क्या होगा, जब दो चीज़ें एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती हैं उनके लिए दोनों एक दूसरे के लिए स्टेशनरी हो जाती हैं, तो उस वक्त लाइट हमारे लिए स्टेशनरी हो जाएगी। जब लाइट स्टेशनरी होगी तो हमें यूनिवर्स कैसी नज़र आएगी, ये थॉट थी आइंस्टाइन के अंदर। उस वक्त एक तो न्यूटन्स के लॉज थे जो काफ़ी वैलिड थे, पुराने थे, ठीक है, चलते आ रहे थे। वो क्या कहते थे कि जितनी आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते जाओगे उतना उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता जाएगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी। कोई लिमिट नहीं थी कि यहाँ तक तो वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है, उसके आगे वेलोसिटी नहीं जा सकती। सिंपल था कि जितनी फोर्स अप्लाई करोगे उतनी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी। एक और चीज़ थी उस वक्त, न्यूली डेवलप थ्योरी थी मैक्सवेल्स इक्वेशंस, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आप लोग पढ़ोगे, लेकिन आपको इसका पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है और फैराडेज लॉ क्या है। ये थ्योरी उन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैक्सवेल्स इक्वेशंस एक्सप्लेन करती हैं। और उसी का एक कॉन्सिक्वेंस था मैक्सवेल्स इक्वेशंस का, जिसमें ये था कि कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट को कैच नहीं कर सकती। अब न्यूटन के सामने दो थेरीज थी, एक तो न्यूटन्स के लॉज, आइंस्टाइन के सामने दो थेरीज थी। एक तो न्यूटन्स के लॉज बहुत पुराने चलते आ रहे थे, सदियों से सबके लिए एक्सेप्टेबल थे। दूसरी थी मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो कहती थी कि स्पीड ऑफ लाइट को आप कैच नहीं कर सकते। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था। अब आइंस्टाइन ने उस वक्त कि इनमें से एक को चुनना था। आइंस्टाइन ने एक ब्रेव स्टेप लिया, उसने मैक्सवेल्स इक्वेशंस को पकड़ा और उससे आगे अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जब पेश किया, उसका एक जो कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि हम समझते हैं कि टाइम जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। कोई टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है, पूरे यूनिवर्स में एक क्लॉक चलता जा रहा है, कल चलता जा रहा है। लेकिन आइंस्टाइन ने उस वक्त क्या कहा कि नहीं, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। इस चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे है। लेकिन उस वक्त जब आइंस्टाइन ने ये बात की तो किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इवन जो आइंस्टाइन के अपने टीचर थे मैक्स प्लैंक, जिन्होंने क्वांटा को भी एक्सप्लेन किया था कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास मूव करती है, उन्होंने भी कहा कि ये एक यंग बॉय की थॉट है और इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया कि आइंस्टाइन जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। तो क्या थी आइंस्टाइन की बात और कहाँ पे न्यूटन्स के लॉज वैलिड होते हैं, कहाँ पे नहीं होते, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले कुछ केसेस समझाती हूँ। देखें, ये एक गाड़ी है, ये मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसके अंदर दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ए एंड बी। दोनों बिल्कुल स्टिल अपने सीट्स पे बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट बांधे हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है इनमें। एक ऑब्जर्वर है सी, जो इस वक्त साइड पे खड़ा हुआ है। अब ए एंड बी जब स्टिल बैठे हुए हैं तो ए कहता है कि बी तो बिल्कुल स्टिल अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। लेकिन सी उसके ऑपोजिट कहता है, नहीं देखो, जब मैंने पहले देखा था 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले जब मैंने देखा तो बी इस जगह पे था, जब मैंने दोबारा देखा तो बी मूव करके आगे पहुंच चुका था। तो इसका मतलब है कि बी मूव कर रहा है। अब बात तो सी की भी ठीक है, ऑब्जर्वर जो साइड पे गाड़ी पे खड़ा है उसको तो ऐसे ही नज़र आया ना कि एक बंदा पहले यहाँ पे था, 1 मिनट बाद वो आगे पहुँच गया तो वो मूव कर रहा है।
लेकिन जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो भी ठीक है कि वो तो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, वो तो नहीं मूव कर रहा। तो इन दोनों के दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न क्या है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, कि जो बंदा बात कर रहा है वो कहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है, क्या वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, क्या वो गाड़ी के बाहर खड़ा है, कहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है। जो द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर है, इनके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट है। एक और केस देखें, एक बच्चा है या कोई भी है, ये गाड़ी है, इसके अंदर एक बच्चा है, कोई बंदा है, वो बॉल को ऊपर फेंकता है और फिर नीचे कैच करता है। साइड भी एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है गाड़ी के। अब वो कहता है कि देखें, जब इसने बॉल ऊपर फेंकी तो ये एक जगह पे था, जब इसने बॉल को कैच किया तो दूसरी जगह पे था। तो बॉल को जो पाथ फॉलो करता ऑब्जर्वर को नज़र आएगा वो क्या होगा, एक पैराबोलिक पाथ। उसको उस जो बंदा गाड़ी के अंदर खड़ा है उसने बॉल को सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन दिया, ऊपर फेंका नीचे कैच कर लिया। लेकिन जो साइड पे खड़ा हुआ है उसको क्या नज़र आ रही है, उसको ये 2 डायमेंशनल मोशन नज़र आ रही है, उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी एक नज़र आ रही है। फेंकने वाले में सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी दी थी उसको, देखने वाले को उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी नज़र आ रही है, समझें प्रोजेक्टाइल मोशन नज़र आ रही है उसको एक पैराबोलिक पाथ फॉलो नज़र आ रहा है बॉल के लिए। तो बात तो उसकी भी ठीक है, उसके लिए बॉल ने पैराबोलिक पाथ ही फॉलो किया क्योंकि वो तो एक साइड पे खड़ा होकर देख रहा है। बात तो अंदर वाले खड़े बंदे की भी ठीक है, उसने तो बॉल को सिर्फ ऊपर फेंक के नीचे कैच किया था, उसने लीनियर मोशन दी थी, सिर्फ वर्टिकल मोशन दी थी, उसने उसको कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दी थी। बात दोनों की ठीक है। अगेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको हम लेमन लैंग्वेज में कहते ये हैं द प्लेस फ्रॉम वेयर यू ऑब्जर्व थिंग्स। जो हम ये देख रहे थे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर कॉन्फ्लिक्ट है, ये असल में क्या है, उन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। जो ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस वक्त क्या है, बाहर खड़ी लैंड, जिस लैंड पे वो खड़ा है, जिस ज़मीन पे वो खड़ा है, वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जबकि जो बंदा अंदर है गाड़ी के, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसकी गाड़ी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है, जिसकी वजह से उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम साइंटिफिकली या फिजिक्स में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन। ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिलेटिव हम मेजरमेंट्स लेते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखें, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डायग्राम मैंने बनाई है, इसमें एक तो स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जी, जो सबको समझ आते हैं, इनके रिलेटिव हम मेजरमेंट्स लेते हैं। इसके अंदर एक वॉच भी है जिसके साथ टाइम टी लिखा हुआ है। यही बात थी जो आइंस्टाइन एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि देखें, सिर्फ आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को या स्पेस को नहीं देख सकते जहाँ से हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं, बल्कि वो टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है जिस टाइम पे हम इवेंट को नोट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी एक रिलेटिव चीज़ है। ये चीज़ थी इस आइंस्टाइन की थ्योरी में। ओके, तो एग्जांपल्स देखें, अगर हम इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो सपोज़ आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, आप अपने टेबल चेयर पर बैठे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम इस वक्त क्या है, आपके रूम की वॉल्स, और आप रूम के वॉल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस वक्त क्या है, आपका रूम। फर्दर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो इसकी कैटेगरीज हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप याद कर सकते हैं, जिसमें न्यूटन्स के लॉज ऑफ इनर्शिया, जो सब लॉज वैलिड हैं उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसमें नहीं वैलिड उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता कौन सा है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, मतलब जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उसकी जो वेलोसिटी है, या तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो या फिर वो ज़ीरो वेलोसिटी से मूव का, मतलब उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, वो रेस्ट पे है, तब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, या फिर जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी तरफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो, बल्कि उसकी वेलोसिटी क्या हो, चेंज कर रही हो, हर मोमेंट पे बार बार चेंज हो रही हो उसकी वेलोसिटी, ऐसे और उसका एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ ज़ायरा होगा जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एग्जांपल्स आप देखें, एक तो आपका
जो फिर मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आप बैठे हैं आपका रूम आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आपका रूम मूव नहीं कर रहा, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरा, आप एक गाड़ी में बैठे हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। उस वक्त आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर आप देखिए अर्थ को, हम देखते हैं अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल। देखिए हमारा रूम, हमने कहा कि इनर्शियल है, तो अर्थ, रूम तो अर्थ ही है ना, तो वो तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसको सोचें दूसरे एंगल से, तो हमारी अर्थ तो हर वक्त ऑर्बिट कर रही है, स्पिन कर रही है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ऑर्बिट कर रही है अराउंड द सन, तो वो तो गोल गोल चक्कर में घूम रही है। जो चीज़ गोल गोल चक्कर में घूमती है, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, उसका क्या होता है, उसकी तो वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज होती है, और जिसकी वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो उसका तो एक्सेलरेशन होता है, जिसका एक्सेलरेशन हो वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो हम अपनी अर्थ को क्यों फिर कह रहे हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए कि ये जब मूव करती है तो इसका एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल है। इसके स्मॉल एक्सेलरेशन की वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारी अर्थ, हम निगलेक्ट कर देते हैं इसके एक्सेलरेशन को, और हम कहते हैं कि हमारी अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जबकि आइडियली अगर हम सोचें तो हमारी अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप एक गाड़ी में मूव कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी एकदम से ब्रेक लगाती है। जब आपकी गाड़ी ब्रेक लगाती है तो क्या होता है, आप एकदम से आगे को मूव करते हैं, आगे को गाड़ी के डैशबोर्ड में जाके लगता है जो पैसेंजर उसमें बैठा हुआ होता है, जो ठीक है, तो जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा है उसको क्या लगता है कि मुझे किसी फोर्स ने पुश किया है जिसकी वजह से मैं आगे जाके लगा हूँ। तो ये उसका जो गाड़ी उसकी एक्सेलरेटिंग है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से उसको क्या लगा कि मुझे किसी फोर्स ने पुश किया है, उसको किसी फोर्स ने पुश किया है, तो क्या हुआ है, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक होती है सीडो फोर्स, ठीक है, वो एक्ट करती है, जिसकी वजह से बंदे को लगता है कि उसके ऊपर फोर्स एक्ट किया है, लेकिन असल में फोर्स नहीं होती। अब जो बंदा गाड़ी के बाहर खड़ा होगा ना, उसी गाड़ी के बाहर जिसमें आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो आपका, जिसकी वजह से आपको एक पुश मिली है और आप गाड़ी के अंदर जाके लगे हो, उसी गाड़ी के बाहर जो बंदा खड़ा होगा, ऑब्जर्वर खड़ा होगा, वो क्या कहेगा कि नहीं, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट की, आप तो पहले ही मूव कर रहे थे, गाड़ी भी मूव कर रही थी, उसके अंदर आप भी मूव कर रहे थे। हुआ ये कि गाड़ी तो स्टॉप हो गई लेकिन आप स्टॉप नहीं हुए, जिसकी वजह से आपको लगा कि आपके ऊपर एक फोर्स एक्ट की है, लेकिन असल में उसके लिए जो बाहर खड़ा बंदा है उसके लिए न्यूटन्स के लॉज वही हैं, उसके लिए वैलिड हैं। जो अंदर खड़ा है वो कहता है कि नहीं, मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट की है। तो फ़र्क क्या है कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हैं, जो एक्सेलरेटिंग कार में बैठा हुआ है, और जो बाहर खड़ा बंदा है, वो जो ज़मीन पे खड़ा बंदा है, वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है, उसके लिए न्यूटन्स के लॉज वैलिड हैं। आपको क्या है, आपके लिए आप कहते हो कि नहीं, एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट की है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंस है। होप सो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो यू कैन आस्क मी उसके बाद भी। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके बाद पॉस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी हैं। आइंस्टाइन की कौन से 2 पॉस्टुलेट्स थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में? फर्स्ट पॉस्टुलेट जो है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, और सेकंड जो होता है उसे स्पीड ऑफ लाइट पॉस्टुलेट कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं उनमें फ़िज़िक्स के सब लॉज सेम रहेंगे। सपोज़ आपका रूम आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी में मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप एक बोट में मूव कर रहे हैं, वो तीसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। 3 डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है, तीनों के अंदर जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो सेम रहेंगे। अगर कोई इवेंट आप सेम कंडीशंस दे के तीनों में परफॉर्म करते हो तो आपको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तीनों का कॉन्सिक्वेंस सेम होना चाहिए। ये हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कि अगर आप 3, 10 जितने भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस लोगे उनमें फ़िज़िक्स के लॉज सेम रहेंगे और उनका कॉन्सिक्वेंस सेम आता रहेगा। ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है ये इससे पहले भी था, आइंस्टाइन से पहले।
उसे हम कहते थे क्लासिकल रिलेटिविटी, और उसमें क्या था, या गैलीलियन रिलेटिविटी, और इसे गैलीलियो ने पेश किया था। और गैलीलियो ने क्या कहा था कि ऑल द लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। आइंस्टाइन ने उसके लॉ को, उसकी जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी थी उसको एक्सटेंड किया। उसने कहा नो, नॉट जस्ट मैकेनिक्स, बल्कि जितने भी फिज़िक्स के लॉज हैं, इधर वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज हैं, वो ऑप्टिक्स के लॉज हैं, वो मैकेनिक्स के लॉज हैं, जितने भी फिज़िक्स के लॉज हैं वो सब ही सेम रहेंगे सब इनर्शियल फ्रेम्स में। ये तो था प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। आगे हम देखते हैं, अगर इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस देखें कि इसके अंदर से हमें क्या बातें पता चलती हैं कि हम अगर हमारे पास इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं तो हम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। डिफ्रेंशिएट ना करने का क्या मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला तो ठीक है, ये वाला गलत है। ये एग्जांपल लें जो हमने अपनी गाड़ी की ली थी कि गाड़ी के अंदर 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं और ऑब्जर्वर सी कहता है कि बी मूव कर रहा है, ए कहता है कि मूव नहीं कर रहा। हम ये नहीं कह सकते कि जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है और सी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस गलत है। नहीं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि सी का गलत है, सी का ठीक है, उसका गलत है। हम दोनों में से किसी को गलत या ठीक नहीं कह सकते, दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं। उनमें डिफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। उनमें लॉज तो सेम वैलिड रहेंगे, दोनों इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, दोनों अपनी जगह ठीक हैं, जस्ट उनकी देखने की वो सेंस डिफरेंट है। और साइंस जो होती है वो आपकी सेंस पे काम नहीं करती। साइंस किस चीज़ पे काम कर रही होती है, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और मेजरमेंट्स में। साइंस फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखती है, वो दोनों के लिए सेम है, तो हमारे लिए दोनों ठीक है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी क्या है कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है ये गलत है। और दूसरी बात जो इससे हमें समझ आती है वो क्या है कि ऑल स्टेट्स ऑफ रिलेटिव नो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया है। ये जो दो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कह रहे हैं उन दोनों के देखने में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि वो रिलेटिव टू समथिंग देख रहे हैं। किसी भी स्टेट को चाहे वो रेस्ट हो या मोशन, उसे हम एब्सोल्यूट नहीं कह सकते, एब्सोल्यूटली नहीं कह सकते कि हाँ इस वक्त ये बंदा बस रेस्ट पे है तो हर एंगल से ही वो रेस्ट पे होगा। नहीं, आप किसी चीज़ के रिलेटिव कह सकते हो कि हाँ ये बंदा इस वक्त रेस्ट पे है या मूव कर रहा है, वो रिलेटिव मोशन होगी। देखिए, हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी 130 किलोमीटर्स पर और पे मूव कर रही है, तो हम किस रेफरेंस से ये बात कहते हैं, जबकि हमारी तो अपनी अर्थ सन के अराउंड 1700 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है। हमारा तो जो सन है, जो सोलर सिस्टम है, वो अराउंड द गैलेक्सी मूव कर रहा है 20 किलोमीटर्स पर सेकेंड। हमारी तो इवन गैलेक्सी मिल्की वे भी मूव कर रही है। तो हमने किस रेफरेंस से कह दिया कि हमारी गाड़ी 130 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है, क्योंकि हमने किसी चीज़ को उसका रेफरेंस बनाया, हमने कोई रिलेटिव मोशन कंसीडर की। हम एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि गाड़ी इस स्पीड पे मूव कर रही है। हम क्या करते हैं, कोई रेफरेंस लेते हैं, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम रिलेटिव मोशन लेते हैं। तो यही बात है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में कि आप एब्सोल्युटली कुछ नहीं कह सकते, हमेशा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव रेस्ट को कंसीडर करोगे। और ये कहता क्या है हमें प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के फिज़िक्स के सब लॉज सेम होंगे सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। ओके, सेकंड जो हमारा पॉस्टुलेट है वो है स्पीड ऑफ लाइट पॉस्टुलेट। क्या कहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू सी इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स इन ऑल डायरेक्शंस। कि स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम रहेगी हर डायरेक्शन में, हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये जो बात है इसमें डायरेक्शन वाली, ये देखें, हम जब सिंपल जनरल हम देखते हैं, दो चीज़ें हैं, दो गाड़ियां हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही हैं। अब जब दो गाड़ियाँ एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही होती हैं तो क्या होता है कि उनकी जो स्पीड है वो एक दूसरे में ऐड हो जाती है। ये इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ होगा। जब दो गाड़ियाँ एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट क्या है, बेशक आप लाइट के डायरेक्शन में मूव करो या लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करो, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दूसरी जो हमें इस पॉस्टुलेट की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस समझ आती है वो क्या है कि आइंस्टाइन ने इस पॉस्टुलेट के थ्रू एक स्पीड लिमिट लगा दी, वही स्पीड लिमिट जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस में थी कि स्पीड ऑफ लाइट को कोई चीज़ कैच नहीं कर सकती, वही आइंस्टाइन ने अपने स्पीड ऑफ लाइट पॉस्टुलेट में लगा दी कि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है, इससे ऊपर
कोई चीज़ मूव नहीं कर सकती, कोई चीज़ ना तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकती है, ना ही इससे ज़्यादा स्पीड से मूव करती, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैस रखती हो। ठीक है, ये थे 2 आइंस्टाइन के पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। ओके, तो हम आगे इससे देखेंगे कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इसके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, और टाइम डायलेशन क्या होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है। अभी आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है, ऐसी जगह जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस जिनके रेफरेंस से हम वही यूनिट्स ले रहे होते हैं। और हाँ, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस में जस्ट स्पेस के कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे एक्स वाई जी, बल्कि एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो कि होगी टाइम। और सेकंड के आपने देखना है कि पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी क्या है कि फर्स्ट में कि ऑल फिजिक्स लॉज आर वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, और दूसरा का स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट वैल्यू है, सब इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहेगी। होप सो आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो आपको ना समझ आए यू कैन आस्क मी फ्रीली। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।